केसरी। अब आया केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी खबर की पूरी पड़ताल दिखाने का। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज एक दर्दनाक विमान दुर्घटना में निधन हो गया। ये हादसा सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर हुआ, जब उनका चार्टर विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अजीत पवार के निधन पर पूरे महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक है। बता दें आपको, कल विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये घटना कैसे हुई और क्या कुछ कहा जा रहा है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। आज सुबह हुए प्लेन क्रैश में अजीत पवार की जान चली गई। पीएम मोदी समेत तमाम राजनेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र में शोक की लहर है। विमान हादसे की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। ये हादसा आज यानी 28 जनवरी 2026 की सुबह पुणे जिले के बारामती में हुआ। इस हादसे में अजीत पवार समेत विमान में सभी सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद सीएम फडणवीस भी बारामती पहुंचे। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जन नेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। की ये घटना सुबह करीब 9 बजे बारामती में हुई। प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी थी और लगभग आधे घंटे के बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। बारामती से सामने आई तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्रैश के बाद प्लेन में आग लगी हुई थी। काफी हिस्से में प्लेन का मलबा पड़ा हुआ था। घटनास्थल से एक एम्बुलेंस भी जाते हुआ दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार को स्थानीय निकाय चुनाव से पहले बुधवार को रैलियों में शामिल होने के लिए बारामती जाना था। बताया जा रहा है कि अजीत पवार ने
सुबह 8:10 पर मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरी। 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका विमान क्रैश हो गया। अजीत पवार के विमान हादसे की टाइमलाइन कुछ इस तरह है। हादसे की टाइमलाइन: सुबह 8:10 पर विमान ने मुंबई एयरपोर्ट से बारामती के लिए उड़ान भरी। सुबह 8:18 पर विमान का बारामती स्टेशन से पहला संपर्क हुआ। 8:35 पर विमान बारामती के करीब पहुंचा तो पायलट ने लो विजिबिलिटी की सूचना दी। 8:40 पर लैंडिंग का पहला प्रयास किया गया, लेकिन रनवे साफ न दिखने पर गो अराउंड कर दिया गया। 8:43 पर एटीसी ने रनवे 11 पर लैंडिंग की अनुमति दी, लेकिन पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। 8:44 पर विमान रनवे के पास क्रैश होकर आग के गोले में तब्दील हो गया। 8:45 पर रडार से विमान का संपर्क पूरी तरह टूट गया और स्थानीय लोगों ने जोरदार धमाका सुना। पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हादसे के पहले ना तो मेडे कॉल दी गई और न ही किसी तरह की आपात या संकट की सूचना एटीसी को दी गई। सरकार ने बताया कि अब हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB को दी गई है और विमान हादसे की जांच जारी है। वही विमान हादसे के बाद उस प्राइवेट चार्टर कंपनी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं जो अजीत पवार के चार्टर विमान को ऑपरेट कर रही थी। जानकारी के मुताबिक यह विमान लियर जेट 45 था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTSSK है। इस विमान को VSR एविएशन नाम की कंपनी ऑपरेट कर रही थी। बारामती हादसे के बाद VSR एविएशन का पिछला रिकॉर्ड भी चर्चा में है। 14 सितंबर 2023 को इस कंपनी के स्वामित्व वाला लियर जेट 45x-R मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। VSR एविएशन एक प्राइवेट चार्टर और मेडिवेक सेवाएं देने वाली कंपनी है। कंपनी खुद को बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए टाइम एफिशिएंसी बढ़ाने वाली चार्टर सर्विस बताती है। VSR एविएशन की मौजूदगी नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और भोपाल में बताई जाती है। कंपनी का दावा है कि उसे 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। उसके पास 60 से भी ज्यादा पायलट हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स विजय कुमार सिंह और उनके बेटे रोहित सिंह हैं और दोनों ट्रेंड पायलट बताए जाते हैं। कंपनी का मुख्यालय दिल्ली के महिपालपुर में है। कंपनी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और भोपाल जैसे शहरों में अपनी सेवाएं देती है। हादसे के बाद पवार परिवार में शोक की लहर है। पूरा परिवार बारामती में है। ये समय पवार परिवार के लिए सबसे कठिन है। राजनीति के भीष्म पितामह शरद पवार के लिए अपने भतीजे का खोना एक गहरी व्यक्तिगत क्षति है। जानकारी के मुताबिक कल अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। उनके निधन पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। हादसे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एविएशन सेफ्टी मानकों का ठीक से पालन किया जा रहा था और क्या कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक ऐसा सवाल और एक ऐसी दुखद खबर जिसने पूरे महाराष्ट्र को हिला कर रख दिया। हालांकि अब इस घटना के बाद बता दें आपको कि कल विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भी पहुंचने की खबर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसी खबर की, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान क्रैश और इस हादसे में उनकी मौत से हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र में हर कोई शोकाकुल है, लेकिन विपक्ष इसे लापरवाही बता रहा है तो सत्ता पक्ष इसे होनी मान रहा है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ ये हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही थी। आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा पावर सेंटर आज खाक में मिल गया। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया और इसके साथ ही खत्म हो गया एक युग। लेकिन क्या ये सिर्फ एक हादसा है
या फिर सत्ता की कुर्सी के लिए बुना गया कोई खूनी जाल? विपक्ष ने सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुंबई से दिल्ली तक हलचल तेज है। हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया, उससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। ममता ने इशारों इशारों में इस हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हादसे की जांच की मांग की गई है। I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only with the trust on Supreme Court, no other agency. ममता के सवाल दागते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी विमान हादसे की जांच की मांग कर सस्पेंस बढ़ा दिया। स्वाभाविक है क्योंकि बहुत बड़े नेता थे, डिप्टी सीएम कई बार रहे वो, और महाराष्ट्र के बहुत लोकप्रिय नेता रहे। और अगर ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। क्रैश की जांच होनी चाहिए, ममता बनर्जी ने कहा है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए इसकी? सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू जांच होनी चाहिए, ममता ने कहा। जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। जैसे ही बारामती से विमान के जलते हुए मलबे की तस्वीर आई, पूरा महाराष्ट्र सन्न रह गया। अजीत पवार एक ऐसा नाम जो कल तक किंग मेकर था, आज उसकी पहचान मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। हादसे वाली जगह पर सिसकियां हैं और साथ ही लोगों के सुलगते सवाल भी। क्या विमान के मेंटेनेंस में ढिलाई बरती गई? क्या ये बड़ी किसी साजिश का हिस्सा है? सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं कर रही? विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है और कहा कि विपक्ष का इसे मुद्दा बनाकर सहानुभूति बटोरने या डर का माहौल पैदा करने की कोशिश निंदनीय है। डिप्टी सीएम रहे हैं, हमारे परिवार के हैं, और इनको इन्वेस्टिगेशन करना, ये महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, और ममता बनर्जी बोले ना बोले इन्वेस्टिगेशन तो होता ही। इतने बड़े नेता का निधन हुआ, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इनके कहने के लिए बैठे रहेंगे। पहले वो अपने स्टेट में 3 दिन हो गया, एक कारखाना में 25 से 30 मजदूर जल के खत्म हो गया। उन्होंने उस परिवार के तरफ देखा भी नहीं, एक फोन तक भी नहीं की, गया भी नहीं है। उस महिला से आप मानवता की बात करते हैं। देखिए, हम लोग सब बहुत शोकमय हैं कि इतना बड़ा हादसा सुबह सुबह हुआ है। आज पार्लियामेंट में सब यही बात कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा सब इसमें जो है, और सब लोग जो है हेलीकॉप्टर से सफ़र करते हैं, सब तरीके की, ये हम लोग भी इस तरह से ट्रैवल करते हैं। तो इस समय पर इतनी नीच बातें करना, आई थिंक ये बहुत ही, उनको भी थोड़ा तो मतलब संयम अपनाना चाहिए। अजीत पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा शून्य पैदा कर गया है जिसे भर पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मौत से ज्यादा शोर उन सवालों का है जो विपक्ष की ओर से दागे जा रही हैं। जनता जवाब चाहती है और सियासतदान अब इस हादसे को हत्या साबित करने की जंग में जुट गए हैं। हालांकि सरकार जांच की बात कह चुकी है, लेकिन विपक्ष का इस समय इस तरह के सवाल खड़े करना कितना जायज है? अशा व्यक्तीला महाराष्ट्र रोखला, हे काही नुकसान झालं। इतिहास गवाह है कि सियासत में जब बड़े कद के नेता इस तरह अचानक गायब होते हैं तो सच अक्सर मलबे में ही दबा रह जाता है। विपक्ष की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, ये लोकतंत्र के भरोसे पर एक क्रैश लैंडिंग है। महाराष्ट्र अब सुलग रहा है, तो वही जवाब आसमान नहीं, सिस्टम को देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है जिन्होंने दुर्घटना में अपनी जान गंवाई है।
और शायद यही वजह है कि आज जैसी घटना सामने आई वैसे ही ममता बनर्जी की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से इस घटना पे सवाल खड़े किए गए। लेकिन देर शाम होते होते शरद पवार की ओर से इस पर जवाब दिया गया और ऐसा जवाब दिया गया जिसमें विपक्ष के नेताओं की सारे जो दावे थे वो झूठे साबित हो गए। लेकिन फिर भी तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के एक सीनियर कमांडर ने खुलासा किया कि उनके संगठन के हमास से गहरे संबंध हैं। कमांडर ने यह भी बताया है कि यहां पर उन्होंने हमास की टॉप लीडरशिप से मुलाकातें भी की हैं। साफ है कि लश्कर और हमास के बीच ट्रेनिंग, फंडिंग और प्रोपेगेंडा में सहयोग बढ़ सकता है। लश्कर और हमास की दोस्ती भारत की सिक्योरिटी के लिए कितनी खतरनाक है और क्या कुछ रहा इस मीटिंग में, क्या कुछ खुलासे किए गए हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आतंक का नया गठजोड़, हमास और लश्कर के बीच दोहा में बैठक। भारत के लिए नया गठजोड़ कितना खतरनाक। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और हमास के बीच बढ़ते नेटवर्क को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। लश्कर से जुड़े एक वरिष्ठ आतंकी कमांडर ने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि उसके हमास से संबंध है और उसने संगठन के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। लश्कर से जुड़े पाकिस्तानी मार्कजी मुस्लिम लीग के कमांडर फैसल नदीम ने एक वीडियो में दावा किया कि साल 2024 में दोहा यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हमास नेता खालिद मशाल से हुई थी। नदीम ने बताया कि उनके ठिकाने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से संचालित होते हैं और उनके साथ सैफुल्ला कसूरी भी मौजूद था, जिसे भारत के पहलगाम आतंकी हमले का साजिशकर्ता माना जाता है। मैं दोहा गया हमास वालों से मिलने के लिए, गज़ा वालों के पास। तो उस शहर को जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि जो है मुसलमानों का मुल्क है, और वहां पहुंचकर जब बंदा देखता है तो बताया जाता है कि किसी जमाने में यहां पर समंदर था, समंदर में मट्टी डाली गई, रेत डाली गई। ये खुलासा 7 जनवरी की एक रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें पाकिस्तान के गुजरांवाला में PMML ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इसमें हमास के सीनियर कमांडर नाजी जहीर और लश्कर कमांडर राशिद अली संधू ने मंच साझा करने वाला अटेंडेड वीडियो सामने आया था। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि लश्कर और हमास के बीच ट्रेनिंग, फंडिंग, प्रोपेगेंडा और आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग को लेकर समझौता हो सकता है। यही नहीं, सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि हमास सोशल मीडिया और सूचना युद्ध में काफी माहिर माना जाता है। इस गठजोड़ के जरिए भारत विरोधी नैरेटिव को वैश्विक स्तर पर फैलाने और युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें तेज हो सकती हैं। लश्कर हमास की सुरंगें बनाने और घनी आबादी वाले इलाकों में छिपकर वार करने की तकनीक सीख सकता है। अगर ये तकनीक कश्मीर में इस्तेमाल होती है तो ये सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। भारत ने अपनी जीरो टॉलरेंस नीति और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के जरिए सीमा पार आतंकी ढांचों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि हमास जैसे वैश्विक संगठन का लश्कर के साथ मिलना भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए एक साझा सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये गठजोड़ भारत में क्रॉस रीजनल टेररिज्म को और मजबूत कर सकता है, जिसमें मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया के चरमपंथी गुट मिलकर बड़े खतरे पैदा कर सकते हैं। लश्कर तैयबा के कमांडर ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने आपस में प्रोपेगेंडा के लिए और फंड रेजिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है और कहा गया है कि पैलेस्टीनियन के लिए जिहाद करेंगे हमास और कश्मीर के लिए जिहाद करेगा लश्कर तैयबा।
और ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की ड्यूबियस स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत हो रहा है। और अब चूंकि पाकिस्तान को गाजा में बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया है, यानी कि ये न केवल भारत या साउथ एशियन नेशंस के लिए बल्कि एक ग्लोबल खतरा भी है। समझने की आवश्यकता है और तुरंत एक्शन भी लेने की आवश्यकता है। दरअसल आतंक और आतंकियों का मसीहा बनने के फिराक में मुनीर इस कदर अंधा हो चुका है कि वो विदेशी आतंकियों को भी पाकिस्तान में पनाह देने लगा है। दरअसल पाकिस्तान के दहशतगर्द ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है, पाकिस्तान आतंक और आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है। अब तो दुनिया भी पाकिस्तान के दोगलेपन का सबूत पेश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान सेना एक तरह से समर्पण की मुद्रा में है और अब वो भारतीय सेना से सीधे भिड़ंत नहीं चाहती। इसीलिए मुल्ला मुनीर अब जैश और लश्कर के साथ हमास की जुगलबंदी करवाकर पाकिस्तान के कश्मीर को गाजा बनाने का कुचक्र तैयार कर रहा है, जो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे तो भारतीय सेना हर मोर्चे पर माकूल जवाब देने के लिए तैयार है और हमेशा तैयार रहती है, लेकिन जानकार ये बता रहे हैं कि लश्कर और हमास का ये गठजोड़ भारतीय सेना के सामने और भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है और इसी वजह से आज ये खबर ज्यादा अहम हो जाती है। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार और मंदिर प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। देवभूमि की पवित्र सीमाओं पर अब धर्म का पहरा है। धार्मिक स्थलों पर अब भाईजान की नो एंट्री का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। यात्रा मार्ग से लेकर धामों तक पहचान, नियम और नियंत्रण सब कुछ तय कर दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड में हो रहे इस एक्शन से पूरे देश में सियासी गदर मच गया है और यही वजह है कि अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी पहाड़ों पर तेज हो गई है। दिखाते हैं आपको पूरा मामला रिपोर्ट में। हरिद्वार में अगले साल जनवरी में कुंभ मेला लगना है, लेकिन कुंभ से पहले ही हिंदू तीर्थ स्थलों की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दिया गया है। संदेश ये कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, कोई मौज मस्ती की जगह नहीं है, ये केंद्र है सनातन की आस्था का। इसीलिए सनातन के इन स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री बैन है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन की शुरुआत गंगोत्री धाम से हुई है। गंगोत्री मंदिर समिति ने ऐलान किया है कि गंगोत्री धाम के साथ ही शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में भी गैर हिंदुओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। 4 धाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन की तैयारी की जा रही है। गंगोत्री धाम में भाईजान की एंट्री पर पूरी तरह से मानो बैन लग गया है। इतना ही नहीं, अब मंदिर परिसर के साथ साथ उससे जुड़े पवित्र स्थानों पर भी गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। ये नियम न केवल मुख्य मंदिर बल्कि मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव पर भी लागू होता है। लोगों का मानना है कि ये फैसला मंदिर की धार्मिक मर्यादा, पवित्रता और सदियों पुरानी परंपराओं की रक्षा के लिए किया गया है। हमने पहले से ही इस बात को कहा बार बार और अभी भी हम मंदिर समिति गंगोत्री की तरफ से ये घोषणा करते हैं कि किसी भी गैर हिंदू को माँ भगवती गंगा के जो मंदिर है उसमें आने से रोका जाएगा। समिति का कहना है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर जल्द प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही धामी सरकार को भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ा फैसला लेना ही होगा। को तस्वीर हम इस पोस्टर से दिखाते हैं। दरअसल हर की पौड़ी में एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर को लेकर के पोस्टर में सबसे पहले बात करें तो इसमें ये लिखा है कि अहिंदू का प्रवेश जो है इस क्षेत्र में निषेध है, यानी गैर हिंदुओं का प्रवेश जो है वो हर की पौड़ी में वर्जित है। और इसी के साथ साथ अब ये जो मांग है ये पूरे उत्तराखंड में उठने लगी है, जिसे लेकर के बद्रीनाथ की बात करें, गंगोत्री की बात करें, वहाँ पे भी यही निर्णय लिया गया है। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस मंदिर समिति के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है और अब इस मुद्दे पर उत्तराखंड की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस इसे साफ तौर पर बांटने वाली राजनीति करार दे रही है। देखिए, बीकेटीसी को ये बताना चाहिए, चाहे वो हमारा केदारनाथ धाम हो, चाहे वो अमरनाथ जी की गुफा हो। अमरनाथ जी की गुफा की खोज किसने की थी, वो कौन से धर्म का था, और
जो खच्चर और घोड़े ले जाकर श्रद्धालुओं की सेवा कर रहे हैं, डोली ले जाके सेवा कर रहे हैं, वो कौन से धर्म के हैं? उनमें ज़्यादातर लोग कौन से धर्म के लोग हैं जो लोगों की सेवा कर रहे हैं और भगवान केदार के दर्शन कराने के लिए खच्चरों की व्यवस्था करके वहाँ तक ले जाते हैं? वो कौन लोग हैं? तो इस देश में जो प्रेम और भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश ना करें। हर व्यक्ति को अपनी हद पता है। देखिए जो धार्मिक मंदिर हैं उनके लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है, लेकिन देश के जो दरिया हैं वो तो सारे देश के हैं, उन पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? आप ये कहें कि गंगा के अंदर कोई मुसलमान नहीं जा सकता, क्रिश्चियन नहीं जा सकता, आपको कोई हक नहीं है पाबंदी लगाने का। जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे आप पाबंदी लगा सकते हैं। आप कहिए कि दूसरे धर्म के लोग ना आए, मस्जिद वाले कह सकते हैं हिंदू ना आए, मंदिर वाले कह सकते हैं मुसलमान ना आए, क्रिश्चियन ना आए, लेकिन जो देश की दूसरी चीज़ें हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, वहाँ पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हालांकि चार धाम में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर साधु संतों की ओर से ये तर्क भी दिया जा रहा है कि हमने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगाने का फरमान नहीं जारी किया, बल्कि ये व्यवस्था आदि शंकराचार्य ही बना कर गए थे। लेकिन बदलते समय और राज्य में बदलती सरकारों के साथ हरिद्वार में डेमोग्राफी बदली और गैर हिंदू व्यवसायिक रूप से धीरे धीरे हरिद्वार में कब्जा करने लगे, जिसके बाद यहाँ पर गैर हिंदुओं की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि कुंभ मेले में अभी साल भर का समय बचा है, लेकिन मंदिर समितियों के फैसले पर संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी बीच याद दिला दें आपको, फरवरी 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा में चुनाव भी होना है। ऐसे में ये मुद्दा तूल पकड़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।